हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था कि क्या है, कैसे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तब तो सेल समझ में आ चुका है। अब जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं जिनसे मिलके सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो जब सेल के स्ट्रक्चर पे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स ये भी बोला जा सकता है कि सेल 3 अलग पार्ट्स के मिलने से बना है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मेड अप ऑफ डबल लेयर्ड ऑफ फैटी मटेरियल्स, ठीक है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर्ड होता है जी। कैसा होता है जी? डबल लेयर्ड। और इन दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन जो हुआ है ये फैटी एसिड, दैट मीन्स लिपिड के मॉलिक्यूल्स के मिलने से हुआ है, ठीक है ना। It allows some materials to pass into and out the cell at thousands of places across the surface। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या काम करता है जी? अलाउ करता है सम मटेरियल्स, यानी कि कुछ मटेरियल्स को, ठीक है ना, सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। कहाँ से? तो सेल के सरफेस से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पूरा का पूरा सरफेस है, ये सर्कल जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा डबल लेयर, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा 1000 प्लेट से भी ज़्यादा प्लेस प्रोवाइड कराता है जिसके जरिए सेल के अंदर वो सब मटेरियल्स, यानी कि वो इम्पोर्टेंट सब मटेरियल्स आ सके और सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए, यानी कि सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल से बाहर जाए, इसके लिए वो वेस्ट मटेरियल आ जा चले जाए, ठीक है ना। It allows foods to pass into the cell and waste to pass out of the cell। ये क्या करता है? अलाउ करता है फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर आने के लिए और, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये थोड़ा बहुत इसका फंक्शन समझ में आ रहा है। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला, ये एक लिमिट मेम्ब्रेन का काम करता है, यानी कि ये सर्टेन शेप और साइज क्या करता है? प्रोवाइड कराता है सेल को, जो इसका सबसे पहला वर्क है, फंक्शन है, ठीक है। इसका दूसरा मेन फंक्शन है, ये क्या करता है? सेल को एक सर्टेन शेप और साइज देता है इसे, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा इसका मेन फंक्शन है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। यानी कि सेल कहीं से दबे नहीं, मतलब आई मीन इस पर अगर किसी भी तरह का प्रेशर पड़े, टेम्परेचर पड़े तो इस पर इफेक्ट नहीं हो, ये अपने एक सॉलिड फॉर्म में क्या हो, स्टेबल रहे, ठीक है ना। इसका चौथा मेन फंक्शन है, ठीक है ना, वो ये कि ये उन फ्यू मटेरियल्स को जो अभी यहाँ पे देखे हैं ना हम लोग जी, यहाँ पे ये उन सब मटेरियल्स को लाइक फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर आने देगा, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर जाने देता है। ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली हम यहाँ पे बात किए थे आप लोगों को आज से बहुत पहले, जब सेल के बारे में बता रहे थे तो हमें बताया था कि सेल 2 तरह के होते हैं जी। बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये अगर एनिमल सेल के बॉडी पर है तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, ठीक है ना, कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर को देता है जी, ठीक है ना, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है, माइक्रोविला। ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराता है कुछ एनिमल्स के सरफेस पे, ठीक है ना। अब वो एनिमल्स हैं, वो उनमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एनिमल्स को शामिल किया गया है। आई मीन जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें चलने फिरने के लिए हमारी तरह हाथ पैर नहीं होते हैं, तो उनमें मोशन आखिर कैसे होगा? तो उनमें मोशन के लिए ये सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्म में क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है। और ये कराता कौन है? तो ये प्लांट से, यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कराता है, ठीक है। ये तो रहा बात एनिमल सेल का, ठीक है। पर इन्हीं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, ये तो एनिमल सेल का बात रहा। पर जब हम प्लांट सेल को देखते हैं, ठीक है ना, तो प्लांट सेल में एक खास तरह का स्ट्रक्चर एक और होता है जी। सेल बिल्कुल ऐसे ही हूबहू रहेगा, पर प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, ठीक है ना, जो सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है और उसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है ना।
उसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है, जो प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट सेल में प्रोटेक्शन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, लेयर होता है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है ना, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, चूँकि सेल्यूलोज जो होता है ये एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, एक डेड मटेरियल है, इसलिए सेल्यूलोज क्या होता है, डेड होता है। डेड क्या है, पार्ट होता है प्लांट सेल का। बट जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या है जी, ये लिविंग पार्ट होता है। ये हमेशा याद रखना, जब सेल्यूलोज और सेल वॉल में अगर पूछा जाता है, आई मीन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन में जब तुलना किया जाए, ठीक है ना, कंपेयर किया जाता है, तो जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन अलाइव होता है, लिविंग होता है, वहीं सेल वॉल क्या होता है जी, डेड होता है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सेल वॉल बेसिकली प्लांट बॉडी में क्या होता है, पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हम इंसानों में, ठीक है ना, बहुत तरह के एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है ना, डेवलप है, जैसे हमारे मोशन करने के लिए हाथ पैर वगैरह, जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर प्लांट बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए उनकी सेल्स में खुद ब खुद अपनी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक खास प्रोटेक्टिव लेयर बनाया गया, जो किसका था, सेलुलोज का बना हुआ था। ठीक है ना, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को सेल वॉल कहा गया। ठीक है, ये जो सेल वॉल होता है ये इतना हार्ड होता है कि अगर इस पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता भी है तो इससे उस सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाले सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यानी उस पूरे के पूरे सेल्स को कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है ना, तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे पहला ये कि ये हार्डनेस देता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल बिल्कुल रूप से प्रोटेक्ट हो पाता है। ठीक है ना, हर प्रॉब्लम से, हर प्रेशर से। ठीक है, दूसरा ये सेल्स को, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के साथ साथ एक क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, जिसके वजह से वो सेल, वो प्लांट सेल खुद को सरवाइव करा सके। तीसरा, ये सेल, प्लांट सेल के सेल वॉल को भी क्या करता है, सॉरी, ये प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और चौथा, इसका जो फंक्शन है सेल वॉल का वो ये कि वो प्लांट सेल को, ठीक है ना, सूखने से, यानी कि एक्चुअली जितने भी सेल्स होते हैं वो फुल फिल होते हैं, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स से। ठीक है ना, तो ये क्या करता है सेल वॉल, उनके अंदर के वाटर को, लॉस को कम कर देता है, जो कि हार्ड होता है, तो इससे कोई चीज़ नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है सेल्स को कि उनके उनके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो ईजीली, ठीक है ना, सेल के बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से सेल काफ़ी समय तक अगर उनको वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं भी प्रोवाइड हो तो खुद को क्या कर सकता है, सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों समझ में आया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिसको साइटोप्लाज्म कहा गया। अब ये जानते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो सही मायने में गौर से देखिए आप लोग कि ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस, और ये जो सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इनके बीच का ये जितना भी, ये पूरा का पूरा जो ब्लैंक सरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, पॉलीराइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, किस में है, तो साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सही मायने में अगर ये बोला जाए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म बराबर, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बराबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो साइटोप्लाज्म में इजीली लिखा गया है, इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स आर फाउंड। तो एक वर्ड में कहा जाए, इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर या फिर फ्लूइड
इट इज़ फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का। न्यूक्लियस यानी कि ये पूरा पूरा जो बीच का सर्कल है ना, इसको छोड़ के बाकी इसके चारों तरफ का जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कहाँ तक है? सेल मेम्ब्रेन तक है, उसी को क्या बोला गया? साइटोप्लाज्म बोला गया, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है जी? ऑल द ऑर्गेनल्स, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं कि नहीं, हाथ पैर नाक मुंह कान वगैरह जो भी है, वैसे ही इस सेल भी तो लिविंग थिंग्स है, तो इसका भी क्या होता है? इसके भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ऑर्गेनल्स इसलिए कहा गया ये क्योंकि ये बहुत ही लिटिल ऑर्गन्स हैं जी, इसीलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हम लिखे हुए हैं कि सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है? तो इट्स अ लिटिल ऑर्गेनल्स और पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है, वैसे ही सेल्स के ये ऑर्गन्स हैं। तो आखिर ये सेल के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला न्यूक्लियस, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस भी बोला जा सकता है उसको, ठीक है ना। पांचवा प्लास्टिड, छठा वैक्यूल, सातवां राइबोसोम, आठवां लाइसोसोम, नौवां सेंट्रोसोम और 10वां माइक्रोट्यूबल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है ना। पर्टिकुलरली इसमें से कुछ कुछ टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ना है, जैसे माइक्रोट्यूबल्स क्या होता है, ठीक है ना, और इसमें से राइबोसोम वगैरह क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रियोल क्या होता है। पर यहाँ पे इसलिए सारा लिख दिए क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में आप लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सारा का सारा चीज़ आपको पता रहेगा, तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो तीसरा हमारा मेन पोर्शन है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही किसी भी सेल में उसका न्यूक्लियस अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस इकलौता ऐसा पार्ट होता है जो सेल की हर एक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि सेल्स कंट्रोल सेंटर, दैट मीन्स ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विद कवर्ड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है, पर हाँ कहीं कहीं पे गैप है, ठीक है ना। ये कहीं कहीं पे गैप है और इस गैप को न्यूक्लियर पोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पोर इसलिए है जिसके इस पोर के होने का मेन फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, सेल के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है, इन दोनों को आपस में क्या करता है? कंबाइन करता है ये पोर। अगर ये पोर नहीं रहे तो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म से नहीं मिल पाएगा और बिना मिले सेल के अंदर के सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आगे लिखा गया है इट कंट्रोल ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल की हर एक प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, वो चाहे रिस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना हो, बाहर निकालना हो, ठीक है ना। दैट मीन्स ये बोला जा सकता है कि इट प्ले ऑल द रोल्स इन द सेल, ठीक है ना। आज सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। कल से हम लोग को सेल ऑर्गेनल्स को बारी बारी से पढ़ने को है, ठीक है ना। सबसे पहला कल हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस क्या है और ये अपना रोल कैसे प्ले करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।